10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जालंधर में डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान वो उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे और आगे भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जालंधर के बाद जयपुर में रामानंद मिशन द्वारा आयोजित 1008 कुंडिया हनुमान महायज्ञ में शामिल होंगी। स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक पूरे हो रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा एक बदलाव लाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सक्रिय स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान कुछ चुने हुए स्टार्टअप प्रतिनिधि अपनी उद्यमी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ पीएम के संवाद को लेकर उद्योगपति बहुत उत्साहित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां देश में स्टार्टअप को तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वालों का देश बनाने के साथ नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश से होने वाले विकास को सक्षम बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया है। पीएम के आगमन को लेकर मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर विशेष सजावट की गई है। वहीं वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन से यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी, जिससे मुसाफिरों में खासा उत्साह है। पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से भाजपा विधायक रूपामित्रा चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मालदा आगमन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आगमन और वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन इस क्षेत्र की तरक्की के लिए एक नई दिशा दिखाएगा। 28वें राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय सम्मेलन में आज संसद के प्रति जनभागीदारी और सदस्यों की सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र में देश विदेश के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, जिसमें विधायी कामकाज को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस खास कार्यशाला में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन दोपहर में विदेशी मेहमानों के सम्मान में लंच की मेजबानी करेंगे। भारत दौरे पर आए जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देश 18वीं भारत जापान सामरिक वार्ता करेंगे, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर तकनीक और नवाचार जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार करने की उम्मीद है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी की ये भारत यात्रा नवंबर 2025 में नई जापानी सरकार के गठन के बाद पहली है, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इजरायल की अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। दूतावास ने इजरायल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों तथा समय समय पर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक दूतावास की 24 घंटे काम करने वाले हेल्पलाइन नंबर्स 972547520711 और 972543278392 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहली बार चिकित्सा सहायता के लिए 4 नासा अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापसी हुई। स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास सफलतापूर्वक उतरा। यह मिशन चिकित्सा कारणों से समय से पहले समाप्त हुआ, जो नासा का पहला ऐसा कदम था। अगले दल की लॉन्चिंग फरवरी में होने की संभावना है।
निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ा दी है। ये प्रक्रिया अब 19 जनवरी तक जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी कर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दावा और आपत्ति की बढ़ी हुई अवधि के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकें। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन है। आईएमएफ ने आगे कहा कि तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान से बेहतर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजाक ने कहा कि भारत की वृद्धि दर बेहतर बनी हुई है और मुख्य रूप से इसका श्रेय देश की मजबूत घरेलू खपत को जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित सहायता के लिए 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। इन कैडेट को युवा आपदा मित्र के रूप में जाना जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग देकर नेशनल डेटाबेस से जोड़ा जाएगा ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर देश उनकी सेवाओं का उपयोग कर सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। उन्होंने प्रधानमंत्री को नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने की प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य सरकार के 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों, आगामी कार्य योजना और समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के तहत मनाए जा रहे कृषक कल्याण वर्ष 2026 की रूपरेखा की जानकारी दी। पीएम के साथ बैठक में मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव के माध्यम से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाओं पर भी चर्चा की। तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गदाम प्रसाद कुमार ने विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया। स्पीकर ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काले यद्यप्पा को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ दायर डिस्क्वालिफिकेशन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में कल हुए 29 नगर निगमों के चुनाव के आज नतीजे आएंगे। इनमें मुंबई का बीएमसी भी शामिल है। मुंबई में वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 2869 सीटों पर 15,931 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुंबई में 1,700 और पुणे में 1,166 उम्मीदवार मैदान में थे। नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का दौरा करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड शिविर में एनसीसी कैडेट्स द्वारा आयोजित घुड़सवारी शो का निरीक्षण भी करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नई दिल्ली के जनपद स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले नमो बुक फेस्टिवल 2026 में भाग लेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से पूरे बिहार में विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और आकलन करने के लिए समृद्धि यात्रा शुरू करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में प्रस्तावित महाकाल महातीर्थ मंदिर की आधारशिला रखेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में लाडली बहना सम्मेलन के दौरान लाडली बहना लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार आज नई दिल्ली आएंगे। इस दौरान वो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। पंजाब सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज हमारे बुजुर्ग हमारा गौरव नामक राज्य स्तरीय अभियान का औपचारिक शुरुआत करेगी। सेना दिवस के मौके पर पहली बार जयपुर में आयोजित परेड में शौर्य और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया। उत्तर भारत समेत देश की राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है। पूरे एनसीआर में सुबह के समय घने कोहरे और शीतलहर से जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में शीतलहर के साथ धुंध की परत छाई हुई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसका सीधा असर यातायात और हवाई उड़ान पर पड़ रहा है। असम, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अलग अलग स्थानों पर मंगलवार तक कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं हरियाणा के करनाल में शीतलहर चल रही है।
77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल के दौरान जवानों का हौसला बेहद बुलंद है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन किया। मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का नजारा देखने को मिला। नीति आयोग ने एमएसएमई क्षेत्र में दक्षता हासिल करना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सरकारी सहायता को मजबूत करने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन बताया और वित्त कौशल, प्रौद्योगिकी व वैश्विक जुड़ाव से सुधार की सिफारिशें भी की। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की पहली किस्त को लेकर सहमति लगभग बनी और इसे जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ में राहत मिलने की संभावना है। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर की कोई तय समय सीमा अभी निर्धारित नहीं है। सरकार ने वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाने और कामकाज को तेज करने के लिए इंडिया AI फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज नामक नई AI पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य AI के जरिए डिजिटल समाधान तैयार करना है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की जांच को आसान और तेज बनाए। ये पहल NFRA और इंडिया AI की साझेदारी से शुरू की गई है। वर्ष 2026 में दुनिया भर में AI पर खर्च करीब $2.52 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 44% अधिक होगा। केंद्रीय बिजली सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत में अगले 7 साल के दौरान उत्पादन, पारेषण और भंडारण सहित बिजली क्षेत्र में कुल $500 अरब के निवेश की संभावना है। साल 2025 में भारत में कोयला से बनने वाली बिजली में कमी दर्ज की गई है। इसकी वजह सौर, पवन और जल जैसी स्वच्छ ऊर्जा का तेजी से बढ़ना है। CREA और कार्बन ब्रीफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ने से कोयला संयंत्र कम चले, जिससे प्रदूषण घटा और भविष्य में बड़े ऊर्जा बदलाव के संकेत मिले हैं। भारत का व्यापारिक निर्यात दिसंबर में बढ़कर $38.51 अरब हो गया, जो कि नवंबर में $38.13 अरब था। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि देश का दिसंबर का सर्विसेज निर्यात $35.50 अरब और आयात $17.38 अरब रहा है, जिससे सर्विसेज ट्रेड सरप्लस $18.12 अरब रहा है। सरकार की PLI योजना के चलते भारत से स्मार्टफोन का निर्यात करीब $30 अरब तक पहुंचा, जो पिछले 5 साल के कुल निर्यात का लगभग 38% है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन चुका है और 99% से ज्यादा मोबाइल फोन अब मेड इन इंडिया हैं। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश 2025 में सालाना आधार पर 19% बढ़कर $8.1 अरब पर पहुंचा। रिपोर्ट के अनुसार 2025 की चौथी तिमाही में रियल एस्टेट में विदेशी निवेश बढ़कर $1.54 अरब पर पहुंचा, जो पिछले साल की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से दायर निपटान अर्जी पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी। गूगल ने की भारत में गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा, जिसका उद्देश्य भारतीय एआई आधारित स्टार्टअप्स को लोकल से ग्लोबल बनाने में मदद करना है। दुनिया भर में कड़े विरोध के बाद एलन मस्क के नेतृत्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने एआई चैटबॉट ग्रोक के आपत्तिजनक तस्वीर बनाने वाले फीचर को बंद कर दिया है। एक्स ने कहा कि अब तस्वीर बनाने और एडिट करने की सुविधा केवल पेड सब्सक्राइबर्स तक सीमित होगी और बाल यौन शोषण सामग्री या बिना अनुमति की आपत्तिजनक तस्वीरें तुरंत हटाई जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान के उप राजदूत गुलाम हुसैन डारजी ने अमेरिकी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान में अशांति को हिंसा में बदलने में सीधे हस्तक्षेप किया और इसे छिपाने के लिए झूठ और गलत जानकारी फैलाई। गुलाम हुसैन डारजी ने स्पष्ट किया कि ईरान ना तो तनाव बढ़ाना चाहता है और ना ही टकराव, और सभी परिणामों की जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो ऐसे काम शुरू करेंगे। वहीं यूएन में अमेरिकी दूत माइक वॉल्ट्स ने ईरान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने ईरान सरकार पर सवाल भी उठाए। माइक वॉल्ट्स ने कहा कि शासन ही ईरानी लोगों की आर्थिक बदहाली और उनकी आजादी के दमन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि वो गाजा में गठित नवनियुक्त फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक सरकार का समर्थन करते हैं, जो गाजा के संक्रमण काल के दौरान शासन की जिम्मेदारी संभालेगी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कहा कि इस नई फिलिस्तीनी नेतृत्व व्यवस्था का उद्देश्य गाजा में स्थिरता लाना और शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में काम करना है। उन्होंने ये भी कहा कि नेता शांति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। वेनेजुएला के विपक्ष की नेता मारिया कोरिन मचाडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक भेंट किया। मचाडो ने इस मुलाकात को उत्कृष्ट बताया और कहा कि ये वेनेजुएला की स्वतंत्रता के प्रति ट्रंप की प्रतिबद्धता को मान्यता देने का संकेत है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने देश के हाइड्रोकार्बन कानून में सुधार का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निवेशकों को नए और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने में आसानी होगी। डेल्सी रोड्रिग्स ने कहा कि तेल से प्राप्त धन श्रमिकों और सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। अमेरिका के अनुसार तेल बिक्री से लगभग $50 करोड़ पहले ही अमेरिकी नियंत्रित बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू होने के महज 1 महीने के भीतर ही सोशल मीडिया कंपनियों ने करीब 50 लाख नाबालिग खातों को निष्क्रिय कर दिया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बताया कि 10 दिसंबर से लागू कानून के तहत अब तक लगभग 47 लाख खाते हटाए जा चुके हैं। कानून का पालन न करने पर कंपनियों पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। दक्षिण कोरिया में गंगनम जिले के गुरयोंग गांव में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए लगभग 300 दमकल कर्मी और 85 दमकल गाड़ियों की तैनाती की गई। दमकल अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर 47 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने कॉलेज और चीनी पेशेवर बास्केटबॉल मैचों में सट्टेबाजी में हेराफेरी के आरोप में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अभियोग में एनसीए के पूर्व खिलाड़ी, एक पूर्व एनबीए खिलाड़ी और सट्टेबाजी से जुड़े लोग शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय साजिश 2022 से चल रही थी और इसमें रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम शनिवार को अगले मुकाबले में बांग्लादेश के सामने उतरेगी। पहले मैच में अमेरिका को दी थी शिकस्त।
अमेरिका के खिलाफ अनिल पटेल ने 5 विकेट लिए। अनिल पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 107 रन बनाकर ऑल आउट। महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने दर्ज की सीजन की अपनी पहली जीत। मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। अंक तालिका में 5वें स्थान पर है यूपी की टीम। महिला प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। गुजरात के सामने शीर्ष पर चल रही आरसीबी को रोकने की चुनौती। पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने कहा कि ऑलराउंडर बनाने के लिए सब्र रखना जरूरी है। नीतीश रेड्डी पर कहा कि उन्हें अभी और वक्त दिए जाने की है जरूरत। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन तेज हो गया है और प्रतिष्ठित ट्रॉफी अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खास तौर पर दिखाई गई। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। लक्ष्य का क्वार्टर फाइनल में सामना चीनी ताइपे के लिन चुन यी से होगा। एचएस प्रणॉय को इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्रणॉय को सिंगापुर के लोह किन यू ने हराया। महिला सिंगल में मालविका बंसोड़ को हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में मालविका बंसोड़ को चीन की हान यू ने 21-18, 21-15 के अंतर से हराया। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडिया ओपन से अपने अभियान के खत्म होने पर कहा कि लय की कमी के चलते उन्हें इंडिया ओपन से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। हॉकी इंडिया लीग पुरुष में जेएसडब्ल्यू सुरमा ने दर्ज की अपनी पहली जीत। एचआईएल जीसी को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मैच में किए 2 गोल। बार्सिलोना की टीम ने कोपा डेल रे के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। रेसिंग डे सैंटेंडर को 2-0 से हराया। मैच में फेरान टोरेस और लामिने यमल ने किए गोल। स्पेन के डेविडोविच फोकिना ने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे। आज फ्रांस के उगो हम्बर्ट से होगा सामना। अमेरिका के टॉमी पॉल ने भी सेमीफाइनल में बनाई जगह। आज अंतिम 4 में चेक गणराज्य के टॉमस मैशैक से होगा सामना। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले मेलबर्न में खेले गए प्रदर्शनी मैच में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के फ्रांसिस टिफो को मात दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रॉ आया सामने। नोवाक जोकोविच और जानिक सिनर एक ही हाफ में। वहीं विश्व नंबर 1 आर्यन सबालेंका फ्रांसीसी वाइल्ड कार्ड एंट्री ट्वाइन सुआ के खिलाफ करेगी अपने अभियान की शुरुआत। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने।